सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे दो चैप्टर हैं, एक है मौलिक कर्तव्य, एक है राष्ट्रपति। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज और राष्ट्रपति से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से इस क्लास को आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की तो हमने प्रावधान है कहाँ कहाँ से लिए, कैसे कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आए। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, अपना जो पहला संविधान था, मतलब अपना जो प्रमुख संविधान था उसमें नहीं थे, इनको जोड़ा गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यही हम जानेंगे किस देश से लिए, कैसे कैसे जोड़े, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य को प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया है, जिसको पहले क्या कहा जाता था? जिसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर कहा जाता था। तो मौलिक कर्तव्यों का कहाँ से विचार हमने लिया? रूस के संविधान से लिया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में दे यूएसएसआर तो आप यूएसएसआर टिक करेंगे, ना कि रूस। रूस तो अब हुआ है विघटन होने के बाद, लेकिन यूएसएसआर विघटन से पहले था, तो वहां से हमने ये संविधान लिए, मौलिक कर्तव्य लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्हें जोड़ा किस संविधान से गया? तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। 42वें संविधान मैंने आपको बताया था, इसको लघु संविधान क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है, इससे बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन से और क्या क्या जोड़ा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति ये एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी समिति थी जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। कितनी थी? जब इनको जोड़ा गया दोस्तों, तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मध्य से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, जब हमने इसको जोड़ा सबसे पहले, तब कितने थे? तब 10 संख्या थी मौलिक कर्तव्यों को। अब कितने दोस्तों? फिर हमने 11वां जोड़ा, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। किसमें? आपसे एग्जाम में पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 51A। किसमें? 51A के भाग 4A में। किसमें? 51A के भाग 4A में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नोट करेंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक। जैसे दोस्तों मैंने आपको डीपीएस भी पढ़ाए थे पिछली क्लास में, तो वो क्या थे? गैर न्यायिक थे, मतलब उनको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? ये गैर न्यायिक है, मतलब सरकार हमसे ये नहीं कह सकती कि आप इन कर्तव्य का पालन करो, ये गैर न्यायिक है। ठीक है दोस्तों, न्यायिक क्या है दोस्तों? हमारे मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ न्यायिक है। ठीक है दोस्तों, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ा है तो ये आपको याद हो गया होगा। आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे रूस के संविधान से लिया, जिसको पहले क्या कहा जाता था? यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर कहा जाता था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के मध्य से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, जो 11वां संविधान संशोधन है वो कौन से अधिनियम के द्वारा जोड़ा, तो आप बताएंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद कौन से भाग में, तो आप बताएंगे 51A के भाग 4A में। किसमें? 51A के भाग 4A में। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य क्या है? गैर न्यायिक है। क्या है? गैर न्यायिक है, इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त। ठीक है दोस्तों, आपको मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ कहाँ से लिए, कैसे कैसे जोड़े गए, कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए, कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये सब मैंने आपको बता दिया किस अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों,
अब जान लेते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। जो मैंने प्रावधान पढ़ाए उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप फिर भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं मौलिक कर्तव्य की सूची। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि सभी जो भारत के लोग हैं संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों एवं राष्ट्रगान का आदर करें। क्या करें? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संस्थाओं का आदर करें। ठीक है दोस्तों, ये पहला कर्तव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों अपने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। इनके प्रति अपने हृदय में संजोए रखें, मतलब इनके प्रति आदर भाव प्रकट करें, इनका अनादर ना करें। ये कहता है दूसरा मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, ये कहता है तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों? चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात दोस्तों आपके अंदर जैसे आपकी कोई जॉब नहीं लग रही तो आप देश के अंदर रह के भी देश की रक्षा तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब आपकी देश को जरूरत हो तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मौलिक कर्तव्य 5 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, आप अपने देश के प्रति सम्मान और मातृत्व का भावना, जैसे हम अपने भारत को क्या मानते हैं? भारत माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत माँ कहते हैं। तो उसके प्रति हमको क्या रखना है? आदर रखना है। क्या करना है? आदर रखना है। इस धरती को, अपनी माँ को धर्म, भाषा व प्रदेश के नाम पे नहीं बांटना, मतलब उसका भेदभाव नहीं करना। तो ये क्या कहता है? 5वां मौलिक कर्तव्य कहता है। ठीक है दोस्तों, और स्त्रियों का अनादर नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारी संस्कृति कितनी बड़ी दोस्तों? आपको पता है हिंदुस्तान की संस्कृति लगभग 5000 साल पुरानी है। तो ये क्या एक महान संस्कृति है। इसकी गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। इसका कहीं भी आप अपमान ना करें। ये कौन सा कहता है? मौलिक कर्तव्य छठा कहता है। छठा मौलिक कर्तव्य ये कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृति पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवाते की रक्षा करें, संवर्धन करें तथा परिणाम मात्र के लिए दया भाव रखें। देखिए दोस्तों 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? पर्यावरण, यानी जो प्रकृति है हमारे पास उसकी रक्षा करें। झील, नदी, ये सब पर्यावरण में आती है दोस्तों, इनकी भी हमको रक्षा करनी है। जैसे हम नदी को गंदा कर देते हैं, उसमें कूड़ा डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। वो हमारे लिए ही हानिकारक है, क्योंकि आगे चल के वही हमारे पास पीने के लिए पानी आता है, नदी के रूप में बनता है, फिर वो नहर में जाता है, उसको फिर नल के रूप में आता है। तो क्या होता है? उसको गंदा नहीं करना, इनकी रक्षा करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान जड़ तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या करना है? देखिए वैज्ञानिक जो होते हैं, जैसे साइंटिफिक माइंड होता है, उसको आप डेवलप करें, अपने माइंड को साइंटिफिक सोचते सोचे। ठीक है दोस्तों, और ज्ञान उपार्जन, मतलब ज्ञान को अर्जित करें तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जरूरी नहीं है वो सही है। आप वैज्ञानिक बने, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो ये कह रहे हैं पुराने बात, वो सही है या नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि ये नहीं कि पुराना ज्ञान जो चल रहा है वो ही चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मौलिक कर्तव्य 8 कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है दोस्तों? जो सभी की होती है। जैसे सरकार ने हमारे लिए पार्क बनाए हैं, बस बनाई है, इन सब की हमको रक्षा करनी है, इनको मतलब नष्ट नहीं करना। तो हिंसा से दूर रहना। जैसे अहिंसा भड़क जाती है तो लोग आग लगा देते हैं, ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते दोस्तों? ये हमारा ही पैसा है जो हमसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है, उसी से ये गाड़ी बनती है, पार्क बनते हैं, हम उसी को नष्ट करते हैं तो हमको फिर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हमारा 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है दोस्तों, ये 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़े हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। ये क्या कहता है दोस्तों? 10वां अनुच्छेद कहता है व्यक्तिगत
और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि आपको कोई प्रतियोगिता करनी है, कोई जीके की प्रतियोगिता हो रही है, कोई खेल का हो रहा है, स्पोर्ट का होता है ना गेम, उनमें आपको भाग लेना है। भाग लेना है, क्यों भाग लेना है? क्योंकि दोस्तों जब आप भाग लेंगे, अभी तो आप जिले स्तर पर जाएंगे, फिर आप राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर आप नेशनल स्तर पर जाएंगे, तो आप एक दिन इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिससे अपने देश का क्या होगा, अपने देश का नाम ऊंचा होगा। क्या होगा? अपने देश का सम्मान होगा, नाम ऊंचा होगा। तो इन सब चीजों में आपको भाग लेना है, ये कहता है 10वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, इतने कर्तव्य जो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, टोटल 10। अब दोस्तों 11वां जो कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। क्या दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, उनको अपने जो आपके बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना ये अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। ये कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। क्या दोस्तों? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इनको क्या है? अनिवार्य है। 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना आपका अनिवार्य कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको मौलिक कर्तव्य क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको डिटेल में बताया कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए, किस समिति से लिए, कितने मौलिक के कर्तव्य थे, कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, क्या क्या मौलिक कर्तव्य है, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है, अगला चैप्टर है राष्ट्रपति। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के बारे में। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है 52 से लेके 61 तक है। 52 से लेके 61 तक है। अभी मैं आपको इनको डिटेल में बता देता हूँ, आगे चल के जब हम इसको एंड करेंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इनको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति हो। क्या दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये कहता है अनुच्छेद 52। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, हालांकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारत गणराज्य की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार जो भारत सरकार के अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को उनके कार्यकाल और रैंक के अनुसार सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है। जैसे आपको पता है कि किसी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता तो वहां क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसीलिए क्या, राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। कौन है? राज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। मतलब भारत का अगर कहीं आपसे पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च अधिकारी होता है। जब पहला नागरिक होगा प्रथम नागरिक, तो सर्वोच्च अधिकारी भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाता है, कैसे कैसे दिलाता है, वो हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अनुच्छेद 52 क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अभी क्या याद रखना है, जब मैं आपको अंत में बताऊंगा तो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 दोस्तों मैं आपको ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपका कोई रिटर्न एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी का हो, तो आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से लिखे, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चले। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित हो। क्या दोस्तों? और वह या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करे। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। देखिए दोस्तों क्या कहता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यकारी जो शक्ति होती है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रपति जो है भारत के रक्षा बलों, यानी जो तीनों अपनी कमांडर है,
उनका क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। अब कौन सा पद बन गया, अब बन गया CDS, जिसको कहते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ। क्या कहते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप अनुच्छेद 53 से इतना याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये अनुच्छेद 53 कहता है। और राष्ट्रपति जो है भारत के रक्षा बलों का, जो तीनों अपनी रक्षा बल है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तो इन तीनों का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुए आपके दोनों अनुच्छेद, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। तो आप इसको नोट करेंगे, 3 स्टार बनाएंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता या कौन कौन भाग लेता, तो आपको क्या याद रखना है, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन कौन निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्या दोस्तों, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के उसमें भाग नहीं लेते चुनाव में, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको मनोनीत करता है। अब जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वो तो राष्ट्रपति को वोट दे देंगे, इसलिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो भी दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधायक जो होते हैं वो सभी सदस्य क्या देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसी कौन सी यूटी है जिनके जो विधायक है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आप बताएंगे दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों, यह प्रावधान 1952 के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदन, दो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदस्य, क्या दोस्तों, के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 ऐसी यूटी हैं जिनके जो विधायक है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो दिल्ली, एक पुदुचेरी। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान, मतलब भारत का राष्ट्रपति के चुनाव कैसे कैसे होगा उसके प्रावधान है अनुच्छेद 55 में। किसमें, अनुच्छेद 55 में। ठीक है दोस्तों, जैसे पढ़ते हैं, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने पर एक रूपता और समग्र रूप से राज्यों और संघ के बीच समानता होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन मंडल, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मैंने आपको बता दिया कौन कौन भाग लेंगे, बिल्कुल बता दिया, द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है। आपको याद नहीं रखना, इसको रहने दीजिए। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के मध्य से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को नियोजित किया जाना चाहिए। मतलब गुप्त मतदान से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से डाला जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे। अनुच्छेद 55 में क्या याद रखेंगे, अनुच्छेद 55 में दिया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। क्या दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। दोनों क्लियर हुए, बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद की अवधि, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 56 में। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 56 में। यह निम्नलिखित प्रावधान है, राष्ट्रपति कार्यकाल में प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। कितने वर्ष तक करता है, 5 वर्ष तक करता है। देखिए, अपने भारत में कोई भी राष्ट्रपति किसी भी उम्र तक, कोई सीमा नहीं है कि कब तक राष्ट्रपति बन सकता है, कभी भी बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने की सीमा क्या है, 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। हम अभी योग्यता जमाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये याद रखेंगे। वह निम्नलिखित को हस्तलिखित त्याग पत्र देकर पद से इस्तीफा दे सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी चाहिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, या को इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट चलाया जाता है, ये कहते हैं। तो ये हम अनुच्छेद 61 अभी आगे चल के पढ़ेंगे, तब मैं आपको महाभियोग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी
पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बना रहता है? जब तक जो उसका उत्तराधिकारी आ जाता है, यानी दूसरा राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए तब तक वही राष्ट्रपति अपने कार्यकाल मतलब अपने पद पर बना रहता है। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हुआ। अनुच्छेद 56 में क्या गया? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि बताई गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान में धारण करने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी भी बार फिर से चुना जा सकता है? मैंने आपको बताया था। देखिए ये क्या कहता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना पद कितनी भी बार पुनः निर्वाचन हो सकता है। मैंने आपको बताया कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए जो सिर्फ 2 बार निर्वाचित हुए। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में विपरीत व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी भी बार फिर से चुना जा सकता है। अमेरिका में क्या होता है दोस्तों? अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति को 2 बार चुना जा सकता है। क्या दोस्तों? अमेरिका में राष्ट्रपति को 2 बार चुना सकता है, लेकिन भारत में कितनी भी बार चुना जा सकता है। यानी अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन की शक्ति। क्या कहता है? पुनः निर्वाचन की विधि। क्लियर हुआ अनुच्छेद 57? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित है और वह इस प्रकार है। ये आपको 3 स्टार बना के रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं आती। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी उसमें आती है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 35 वर्ष से कम होगी तो वो राष्ट्रपति का पद नहीं ग्रहण कर सकता। नेक्स्ट है दोस्तों, वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आप बताएंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जब मैं आपको सांसद चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, एक संसद, तब मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। जैसे वो कोई सरकारी जॉब पे ना हो, जैसे मतलब कोई भी लाभ का पद हो उस पे ना हो, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, मतलब राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। क्या क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये 25 वर्ष के यहाँ पे ये वो नहीं है। यहाँ पे मतलब लोकसभा के चुनाव जो होंगे ना, मतलब लोकसभा में सदस्य के चुनने जो उसकी योग्य है वो होना चाहिए। 25 वर्ष तो उसकी एज होगी तो वो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? क्योंकि उसकी उम्र तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक मतलब किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 59 कहता है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल है उसकी शर्तों का वर्णन करता है। शर्तों का वर्णन करता है। कौन कौन सी शर्त है वो जान लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। मतलब जब कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होता है तो उसका मतलब ऐसा समझा जाता है कि जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा तो वो अपना पुराना वाला पद जो है वो छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार है। जैसे किराए पे कोई आदमी रह रहा है तो वो क्या, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखता। यदि उसका खुद का घर है तो वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकारी है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। उनके कार्यकाल के दौरान इन परिलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे भत्ते होते हैं वो उनका हकदार होगा। ठीक है। चले आगे। चलिए, आपको क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको 59 तक अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ के बारे में बताता है, अर्थात ओथ के बारे में बताता है।
राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, कैसे कैसे दिलाते हैं, उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले की जानी। शपथ में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य करने की पुष्टि करता है। कौन कौन सी कार्य करता है? राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करने की, ये शपथ लेते हैं ना, तो वो बताई गई है। और संविधान और कानून को संरक्षित करने और बचाव करने की अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करने के लिए, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट या वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। देखिए, जब भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, मतलब जो सबसे बुजुर्ग जो न्यायाधीश होंगे, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। क्या दिलाई जाएगी? उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है दोस्तों? संविधान के उल्लंघन पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाना हो तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस सदन में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी। तो आप बताएंगे किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 भाग द्वारा आरोप पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो महाभियोग की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, किसी भी सदन में आप जो ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो उसके 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी ये महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावित पारित करने से पहले पहल करने वाले सदन के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, अर्थात 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस के अवधि के बाद प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत के साथ आरंभ करने वाली सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जब कोई दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का स्टार्ट करता है कोई सी सदन, तो उसके जब मतलब आप उसको नोटिस दे देते हैं, राष्ट्रपति को नोटिस दे देते हैं 14 दिन का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आरंभ करने वाली सदन द्वारा पारित किया जाता है। मतलब 2/3 जो आपको सदन की बहुमत है वो लानी पड़ेगी, तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, मतलब महाभियोग पारित हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। और क्या क्या है दोस्तों महाभियोग के बारे में? एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप की जांच करने के लिए या तो न्यायिक समिति की नियुक्ति करके या स्वयं द्वारा जांच करने के लिए पाते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग चला देता है तो वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी न्यायिक जांच कर सकते हैं और किसी और के द्वारा अपनी न्यायिक जांच करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जांच के दौरान राष्ट्रपति को एक वकील के साथ पेश होना होगा और आरोपों को बचाव करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई आरोप लग जाए तभी तो महाभियोग चलेगा, तो उनको इसके लिए एक वकील होगा उनके साथ, और यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन पर महाभियोग हो जाएगा और वो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, और नहीं होता तो वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति को आरोपों के लिए दोषी नहीं पाया जाता तो संकल्प व्यापकता हो जाएगा। दोषी होने के मामले में दूसरे सदन द्वारा सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रभाव उस तारीख से होगा जिस तारीख को संकल्प इस पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर हो? ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप जब रिटन एग्जाम देते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, जिस चीज का आपको इंतजार था वो मैं बताता हूँ। ये दोस्तों राष्ट्रपति को याद करने की मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। आप इस ट्रिक से राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक 2 सेकंड में याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे याद करेंगे? आपको ट्रिक याद रखनी है। पकानी कोका दुयोदशम, बोलिए पकानी कोका दुयोदशम 3-4 बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगी। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। अब कैसे याद रखेंगे? पैसे क्या होता है? पैसे होता है पद। क्या होता है? पैसे होता है पद, यानी राष्ट्रपति का पद। कैसे क्या होता है? कैसे होता है? कार्यपालिका का प्रधान। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। नी से क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो संबंधित है
वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है दोस्तों, को से क्या होता है, कोटा, यानी जैसे जब रिक्ति हो जाती है तो उसको बताया गया अनुच्छेद अनुच्छेद 55 में। उसके बाद क्या है, का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो जानकारी है अनुच्छेद 56 में बताई गई है। दुयो माने क्या होता है, दो माने होता है दोबारा नियुक्ति, जो एक बार फिर से री इलेक्ट होते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में। और यो माने क्या होता है, यो माने होता है योग्यता, क्या होता है, यो माने होता है योग्यता। योग्यता किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 58 में बताई गई है। दय माने क्या होता है, दय माने होता है दशाएं, जैसे राष्ट्रपति किस किस दशा में अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम माने क्या होता है, स माने होता है शपथ, क्या होता है, स माने होता है शपथ। और मैं माने क्या होता है, मैं माने होता है महाभियोग। तो आपको क्लियर हुए 52 से 61 तक। अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए पहला क्या है, राष्ट्रपति का पद, पी माने पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया कि उसका निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया, कोटा या रिक्ति दी गई है। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया, कार्यालय दिया गया, मतलब उसका कार्यकाल दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या दिया गया, उसकी दोबारा नियुक्ति के बारे में, यानी री इलेक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है उसकी योग्यताएं, योग्यताएं राष्ट्रपति की जो योग्यताएं उनके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया, दशाएं या विकार, क्या बताई गई, दशाएं या विकार। और अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया, शपथ के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 61 में बताया गया महाभियोग, क्या बताया गया, महाभियोग। तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे आपको अनुच्छेद क्लियर हुए। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, डिटेल में भी मैंने आपको बता दी, मौलिक कर्तव्य भी मैंने आपको बता दिया, डिटेल में बता दिए कहाँ कहाँ से लिए गए, कौन सी समिति से लिए गए, कैसे कैसे आए, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आप बता सकते हैं अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, क्योंकि हमें कोई कमी होगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य कीजिए और अपने नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट्स आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में कम आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो आधा तो आपको वैसे याद होता है, जब आप लिखेंगे तो आपको आधा वैसे ही याद हो जाएगा। इसलिए आप नोट्स अपने हाथों से जरूर बनाइए। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी लिंक नहीं खुलती तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सार्थक कोचिंग क्लासेस सर्च कीजिए तो हमारा चैनल ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।